हेलो फ्रेंड्स, M2M क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स के व्यष्टि अर्थशास्त्र टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी मांग एवं पूर्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। कि आपूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है। बताओ ये कथन किसका है? मांग स्वयं, जो आपूर्ति है स्वयं मांग उत्पन्न करती है। क्या ये JB से ने किया था? क्या ये JS मिल ने, JM कीन्स ने या सीनियर ने? बताओ किसका कथन है? आपूर्ति जो है स्वयं मांग उत्पन्न करती है। इस क्वेश्चन में बता दूं, इसका ऑप्शन ए सही है। जो JB से हुए थे उनके द्वारा कहा गया था कि आपूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, संतुलन कीमत किसे कहते हैं? संतुलन कीमत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें, कीमत जिसे मांग एवं आपूर्ति से निर्धारित किया जाए, कीमत जिसे लागत एवं लाभ से निर्धारित किया जाए, या कीमत जिसे उत्पादन लागत से निर्धारित किया जाए, या ऑप्शन डी अधिकतम तय किया गया मूल्य। बताओ संतुलन कीमत किसे कहते हैं? बताओ आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? संतुलन कीमत, कीमत जिसे मांग एवं आपूर्ति से निर्धारित किया जाए, तो याद रखना यही ऑप्शन सही है इसका। ऑप्शन ए, कीमत जिसे मांग एवं आपूर्ति से निर्धारित किया जाए उसे संतुलन कीमत कहते हैं। ठीक है, याद रखना। किसी वस्तु की मांग में विस्तार व संकुचन के परिवर्तन का कारण होता है। बताओ किसी वस्तु की मांग में विस्तार और संकुचन किस में परिवर्तन करने से होता है? वस्तु की इकाई मूल्य में, उपभोक्ता की आय में, उपभोक्ता का स्वाद या टेस्ट में, या क्षेत्र की जलवायु में? बताओ किसी वस्तु की मांग में विस्तार यानी या तो उस वस्तु की मांग अधिक होगी या उसकी मांग कम होगी, तो किसकी कीमत में परिवर्तन करने से होता है? तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वस्तु की इकाई मूल्य में परिवर्तन करने से उसका विस्तार और संकुचन निर्भर करता है। याद रखना, अगर उसकी कीमत अधिक हो जाएगी तो संकुचन होगा, अगर उसकी कीमत कम हो जाएगी तो विस्तार होगा। ठीक है, मांग अधिक होगी, याद रखना। यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो प्रतिलोच मूल्य है। यदि दो वस्तुएं पूरक हैं एक दूसरे के तो प्रतिलोच मूल्य क्या है? बताओ, शून्य, सकारात्मक, नकारात्मक या काल्पनिक? आपको बता दूं, यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो उसके बीच प्रतिलोच मूल्य नकारात्मक होगा, याद रखना। मांग वक्र दिखाता है कि मूल्य और वस्तु की चाही गई मात्रा के बीच संबंध खाली जगह है। मांग वक्र क्या दिखाता है? बताओ कि मूल्य और वस्तु की चाही गई मात्रा के बीच संबंध खाली जगह है। केवल प्रत्यक्ष संबंध है मांग वक्र के अनुसार। प्रत्यक्ष आनुपातिक और प्रत्यक्ष संबंध भी है। प्रतिलोम आनुपातिक और प्रतिलोम संबंध भी है। केवल प्रतिलोम संबंध है। बताओ कौन सा ऑप्शन है मांग वक्र के अनुसार कि मूल्य और वस्तु की चाही गई मात्रा के बीच संबंध में? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिलोम आनुपातिक और प्रतिलोम संबंध भी, याद रखना। बढ़ता हुआ प्रतिफल आपूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव डालता है? जब बढ़ता हुआ प्रतिफल होता है तो आपूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव डालता है? बाएं से दाएं नकारात्मक झुकाव, स्थापन के मूल्य में परिवर्तन, पूरकों के मूल्य में परिवर्तन, या संयुक्त उत्पाद के मूल्य में परिवर्तन। बढ़ता हुआ प्रतिफल आपूर्ति वक्र पर, तो बता दूं जब बढ़ता हुआ प्रतिफल होता है तो वो आपूर्ति वक्र पर बाएं से दाएं सकारात्मक प्रभाव यानी बाएं से दाएं सकारात्मक झुकाव, ठीक है, याद रखना, ये प्रभाव डालता है बाएं से दाएं। निम्न में से कौन सा वक्र यह बताता है कि विक्रेता दिए गए मूल्य पर विक्रय करने की इच्छा रखता है? बताइए कौन सा वक्र है जो बताता है कि विक्रेता दिए गए मूल्य पर विक्रय करने की इच्छा रखता है? मांग वक्र, लागत वक्र, आपूर्ति वक्र
या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा वक्र है जो यह बताता है कि विक्रेता दिए गए मूल्य पर विक्रय करने की इच्छा रखता है? बताओ, विक्रेता दिए गए मूल्य पर विक्रय करने की इच्छा रखता है, तो ये बताता है आपूर्ति वक्र। याद रखना। अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य क्या है? कुल मांग, बाजार मांग, वैयक्तिक मांग या क्रय शक्ति द्वारा समर्थित मांग? अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य, तो इसमें बता दूं, अर्थशास्त्र में जो मांग का तात्पर्य है वो क्रय शक्ति द्वारा समर्थित मांग है। याद रखना, क्रय शक्ति द्वारा समर्थित मांग अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य है। आवश्यकताओं के लिए मांग है लोच, पूर्ण लोच, अलोच या पूर्ण लोच या पूर्ण अलोच? बताओ, आवश्यकताओं के लिए मांग किस प्रकार की है? तो बता दूं, आवश्यकताओं के लिए जो मांग है वो पूर्ण अलोच है, यानी उसमें लोच नहीं है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होती है जब, कब होती है बताइए? पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी जब सीमांत राजस्व बड़ा अधिक, यानी सीमांत राजस्व अधिक होगा औसत लागत से, सीमांत राजस्व अधिक होगा औसत राजस्व से, या सीमांत राजस्व और सीमांत लागत बराबर होंगे, या सीमांत लागत बड़ा होगा औसत लागत से। बताओ, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किस फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी? बता दूं, किसी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म की संतुलन अवस्था जब निर्धारित होती है तब सीमांत राजस्व और सीमांत लागत बराबर होते हैं। याद रखना, दोनों बराबर होते हैं, सीमांत राजस्व और सीमांत लागत। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होती है। याद रखना। आपूर्ति क्रिया किसके बीच संबंध बताती है? मूल्य और निर्गत के, मूल्य और विक्रय लागत के, मूल्य और उपभोग के, या इनमें से किसी के नहीं? बताओ, आपूर्ति क्रिया किसके बीच संबंध बताती है? तो बता दूं, आपूर्ति क्रिया जो संबंध बताती है वो मूल्य और निर्गत के बीच संबंध बताती है। याद रखना, आपूर्ति क्रिया मूल्य और निर्गत के बीच संबंध बताती है। किसके? मूल्य और निर्गत। आगे क्वेश्चन है, उत्पादन के कारक की मांग है। उत्पादन के कारक की क्या मांग है? प्रत्यक्ष, व्युत्पन्न, तटस्थ या उत्पादक का विशेषाधिकार है। बताओ, उत्पादन के कारक की मांग कैसी है? प्रत्यक्ष, व्युत्पन्न, तटस्थ या उत्पादक का विशेषाधिकार? तो बता दूं, ये जो उत्पादन कारक की मांग है, यानी उत्पादक के कारक की, तो ये इसका ऑप्शन भी सही है, व्युत्पन्न है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 आगे, अन्य स्थितियों के समान होने पर किसी वस्तु की मांग में कमी किसके कारण हो सकती है? बताओ, अन्य स्थितियों के समान होने पर किसी वस्तु की मांग में कमी किसके कारण हो सकती है? वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण, उपभोक्ताओं की आय में बढ़ोतरी के कारण, वस्तु के मूल्य में गिरावट के कारण, या उपभोक्ता की आय में गिरावट के कारण? बताओ, किस स्थिति के समान होने पर किसी वस्तु की मांग में कमी किसके कारण हो सकती है? यानी अन्य स्थितियों के समान होने पर किसी वस्तु की मांग में कमी किसके कारण हो सकती है? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण स्थितियों के समान होने पर किसी वस्तु की मांग में कमी हो सकती है। याद रखना। मांग वक्र जो कि क्षैतिज अक्ष के समांतर है, ऐसी स्थिति में मूल्य लोच खाली जगह के बराबर होती है। बताइए, मांग वक्र जो कि क्षैतिज अक्ष के समांतर है, ऐसी स्थिति में मूल्य लोच खाली जगह के बराबर होती है। यानी मांग वक्र जो कि क्षैतिज अक्ष के समांतर है, ऐसी स्थिति में मूल्य लोच खाली जगह किसके बराबर होती है? शून्य के, एक से कम, या अनंत के? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनंत के बराबर होती है। जब मांग वक्र जो कि क्षैतिज अक्ष के समांतर है और ऐसी स्थिति में मूल्य लोच अनंत के समान होती है। याद रखना। किसी पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक फर्म का मांग वक्र है। बताइए, किसी पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक फर्म का मांग वक्र क्या है? नीचे की ओर झुकाव, पूर्ण अलोच, अवतल वक्र,
या पूर्ण लोच? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्ण लोच। यानी कि किसी पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोच है। प्रभावी मांग निर्भर करती है, किस पर करती है प्रभावी मांग? पूंजी निर्गत अनुपात पर, निर्गत पूंजी अनुपात पर, कुल व्यय पर या आपूर्ति मूल्य पर? प्रभावी मांग निर्भर किस पर करती है? प्रभावी मांग निर्भर करती है ऑप्शन डी, आपूर्ति मूल्य पर। जो प्रभावी मांग है वो निर्भर करती है आपूर्ति मूल्य पर। बाजार में संतुलन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? बताओ, बाजार में जो संतुलन मूल्य निर्धारित होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, सीमांत लागत और औसत लागत के बीच समानता पर, या ऑप्शन बी, कुल लागत और कुल राजस्व के बीच समानता पर, या ऑप्शन सी, औसत लागत और औसत राजस्व के बीच समानता पर, या सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता पर? बताइए, बाजार में संतुलन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? याद रखना, जो संतुलन मूल्य है वो निर्धारित होता है सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता पर। बाजार मूल्य जो निर्धारित होता है, यानी बाजार में संतुलन मूल्य जो निर्धारित होता है, याद रखना, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता पर होता है। जब विकल्प वस्तु x का मूल्य गिरे तो x की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ, जब किसी वस्तु x का मूल्य गिरता है, यानी मान लो कोई वस्तु x है, अगर उसका मूल्य गिर जाता है यानी कम हो जाता है, तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी या बढ़ेगी या परिवर्तित या अपरिवर्तित होगी? बताइए, बताओ, जब वस्तु का मूल्य गिर जाता है तो उसकी मांग, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गिर जाएगी। याद रखना, जब विकल्प वस्तु x का मूल्य गिर जाएगा तो x की मांग गिर जाएगी। याद रखना, मुझे इसमें यह गलत लग रहा है क्योंकि जब किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग तो बढ़ेगी, क्योंकि मांग और जो कीमत है उसके बीच व्युत्क्रम संबंध होता है। ठीक है, यानी ऋणात्मक संबंध होता है। अगर उसकी कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है, अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ए गलत है, इसका ऑप्शन डी होगा इसका, क्योंकि किसी वस्तु की मांग जब गिरेगी तो किसी वस्तु की जब मूल्य गिरेगा तो उसकी मांग बढ़ेगी। याद रखना, जब किसी वस्तु का मूल्य गिर जाता है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग घट जाती है। यानी मांग और कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। याद रखना, जैसे इसे एग्जाम्पल से समझो आप, कि जैसे आप सेब खरीदने जाते हो, ठीक है, गर्मी के महीने में सेब की कीमत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उस वजह से आप सेब कम खरीदते हो, और सर्दी के मौसम में सेब की कीमत कम हो जाती है। तो कम होने की वजह से, वो तो मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, जब उसकी कीमत कम हो जाएगी तो उसकी मांग भी ज़्यादा होगी। इसी हिसाब से मांग और कीमत के बीच जो संबंध होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, और किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। याद रखना, आय के बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु को कहा जाता है उच्चतर वस्तु, गिफिन वस्तु, निम्नतर वस्तु या साधारण वस्तु? बताओ, जब आय बढ़ती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? बता दूं, उसको कहा जाता है उच्चतर वस्तु। क्या उच्चतर वस्तु कहा जाता है उसको? मांग का नियम जिस अवधारणा पर आधारित है उसके अनुसार आय बढ़ने के साथ वस्तु ज़्यादा खरीदते हैं, वस्तु का मूल्य गिरने पर वस्तु ज़्यादा खरीदते हैं, पूरा धन किसी वस्तु पर खर्च कर देंगे, कुछ खरीदने के लिए धन न होने के बावजूद, और सब ज़्यादा चाहते हैं। तो बताओ, मांग के नियम के अनुसार जिस अवधारणा पर आधारित है उसके अनुसार क्या सही है इसमें से? तो बता दूं, वस्तु का मूल्य गिरने पर वस्तु ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, वही हो गया ना, कीमत और मांग में जो ऋणात्मक संबंध होता है। तो ऑप्शन बी सही है इसका, वस्तु का मूल्य गिरने पर वस्तु ज़्यादा खरीदते हैं। याद रखना,
गिफिन और निम्नतर वस्तुओं के बारे में बताएं। निम्नतर वस्तु गिफिन वस्तु भी होती है, गिफिन वस्तु निम्नतर वस्तु भी होती है, निम्नतर वस्तु गिफिन वस्तु नहीं होती है, गिफिन वस्तु निम्नतर वस्तु नहीं होती है। बताओ कौन सा सही है गिफिन और निम्नतर वस्तुओं के बारे में। तो इसमें बता दूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी सही है इसका, कि गिफिन वस्तु निम्नतर वस्तु भी होती है। याद रखना, गिफिन वस्तु जो होती है निम्नतर वस्तु भी होती है, यानी गिफिन वस्तु जो होती है वो निम्नतर वस्तु भी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि निम्नतर वस्तु गिफिन वस्तु हो। टमाटर के बाज़ार में मूल्य बढ़ जाएगा यदि टमाटर का अतिशय उत्पादन हो, ताज़ा टमाटरों का अन्य देशों को निर्यात हो, या टमाटर की उत्पादन लागत का कम हो। बताओ टमाटर के घरेलू बाज़ार में मूल्य कब बढ़ जाएगा। या इसमें पहला है टमाटर का अतिशय उत्पादन हो, ताज़ा टमाटरों का अन्य देशों को निर्यात हो, या टमाटर की उत्पादन लागत, जो टमाटर की उत्पादन लागत का कम हो। याद रखना, टमाटर के घरेलू बाज़ार में मूल्य जब बढ़ेगा इसमें से जब ताज़ा टमाटर का अन्य देशों को निर्यात हो। याद रखना, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी लागत पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी लागत पर निर्भर करता है। जिसकी खरीदने की इच्छा है और उस वस्तु का किसी में मूल्यवान मूल्य है, यानी जिसकी खरीदने की इच्छा है और उस वस्तु का किसी में मूल्यवान मूल्य है, या किसी वस्तु का मूल्य उसकी स्थान मूल्य पर निर्भर करता है, या यदि आपूर्ति मांग के बराबर हो तो वस्तु के अपने मूल्य होंगे। बताओ कौन सा कथन इसमें सत्य है। याद रखना, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी लागत पर निर्भर करता है। हाँ, ये तो सही है इसमें, क्योंकि किसी वस्तु का मूल्य उसकी लागत पर तो निर्भर करता ही है, क्योंकि लागत अधिक होगी तो उसका मूल्य अधिक होगा और कम होगी तो उसका मूल्य कम होगा। ये तो कारण है इसमें। जिसकी खरीदने की इच्छा है और उस वस्तु का किसी में मूल्यवान, ये कोई संबंध ऐसा नहीं है मांग से। लेकिन इसमें दिया हुआ है ऑप्शन डी, यदि आपूर्ति मांग के बराबर हो तो वस्तु के अपने मूल्य होंगे। ये भी सही हो सकता है। तो इस हिसाब से इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सही हो सकते हैं इसमें। ठीक है। श्रम की मांग को कहा जाता है व्युत्पन्न मांग, फैक्ट्री मांग, बाजार मांग या प्रत्यक्ष मांग। बताइए श्रम की मांग को क्या कहा जाता है। बता दूं, श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। बताइए यदि x का मूल्य घटता है तो x का मूल्य घटता है तो y की मांग भी घट जाती है। तो x व y कौन सी वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं या x y से निम्नतर वस्तुएं। तो बता दूं ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ठीक है, याद रखना। अन्य चीज़ों के बराबर रहते हुए निम्न में किस कारण वस्तु की मांग गई मात्रा में कमी आएगी। बताइए अन्य चीज़ों के बराबर रहते हुए निम्न में किस कारण वस्तु की मांग गई मात्रा में कमी आएगी। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वस्तु का मूल्य बढ़ जाने पर। वस्तु का मूल्य बढ़ जाने पर अन्य चीज़ों के बराबर रहते हुए वस्तु की मांग गई मात्रा में कमी आएगी। निम्न में कौन सा वक्र यह दिखाता है कि विक्रेता उत्पाद के दिए हुए मूल्य स्तर पर उत्पाद बेचने की इच्छा रखता है। बताइए कौन सा वक्र दिखाता है कि विक्रेता उत्पाद के दिए हुए मूल्य स्तर पर उत्पाद बेचने की इच्छा रखता है। मांग वक्र, लागत वक्र, आपूर्ति वक्र या कोई नहीं। तो बता दूं ये दिखाता है आपूर्ति वक्र। एक अपवादात्मक मांग वक्र किस ओर बढ़ता है, दाईं ओर, नीचे, क्षैतिज की ओर या ऊर्ध्वाधर। बताइए एक अपवादात्मक मांग वक्र किस ओर बढ़ता है। तो बता दूं ये बढ़ता है दाईं ओर। याद रखना, आपूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है,
यह कथन किससे संबंधित है? प्रोफेसर जे से, जॉन रॉबिन्सन, एडम स्मिथ या जे.एल. मिल से? बताइए किसने कहा था कि आपूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है? तो बता दूं ये प्रोफेसर जे से संबंधित है। मांग जो है वो आपूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, याद रखना। आय निर्धारण के कीन्सियन सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार के दौरान कुल मांग में गिरावट का कारण क्या है? बताइए आय निर्धारण के कीन्सियन सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार के दौरान कुल मांग में गिरावट का कारण, तो बता दूं यह निर्गत और संसाधनों के मूल्य में गिरावट। निर्गत और संसाधनों के मूल्य में गिरावट आय निर्धारण के कीन्सियन सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार के दौरान कुल मांग गिरावट का कारण है, याद रखना। यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की दर से ज़्यादा हो तो मांग का लोच क्या होगा? यानी यदि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर वस्तु के मूल्य के परिवर्तन की दर से ज़्यादा हो तो मांग का लोच क्या होगा? तो बता दूं ये होगा पूर्णलोच। पूर्णलोच कब होगा? जब वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की दर से अधिक हो तो। दवाई विक्रेता की दुकान पर रेफ्रिजरेटर संचालन हो रहा है, ठीक है, यह किस वस्तु का उदाहरण है? बताइए दवाई विक्रेता की दुकान पर रेफ्रिजरेटर संचालन हो रहा है तो किस वस्तु का उदाहरण है? मुफ्त वस्तु, अंतिम वस्तु, उत्पादक की वस्तु या उपभोक्ता की वस्तु? बताओ दवाई विक्रेता की दुकान पर रेफ्रिजरेटर का संचालन हो रहा है तो किस वस्तु का उदाहरण है? बता दूं ये अंतिम वस्तु का उदाहरण है, याद रखना। निम्नतर वस्तु की मांग बढ़ेगी जब उपभोक्ता की आय, बताइए कब निम्नतर वस्तु की मांग बढ़ेगी? जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, गिरेगी, स्थिर रहेगी या दोहरी रहेगी? तो बता दूं जब उपभोक्ता की आय गिरेगी तो निम्नतर वस्तु की मांग बढ़ेगी, याद रखना। जो निम्नतर वस्तु है उसकी मांग बढ़ेगी, यानी जब आमदनी कम होगी तो व्यक्ति सस्ती चीज़ें ही खरीदेगा, याद रखना। और जब आय अधिक होगी तो जो उच्चतर वस्तुएं यानी महंगी वस्तुएं उनको खरीदेगा। निम्न में से किस स्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? गिफिन वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, निम्नतर वस्तुएं या गिफिन और निम्नतर वस्तुएं दोनों में? बताइए किस स्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? तो बता दूं यह गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम असफल हो जाता है, याद रखना। निम्न में किस वस्तु की मांग मूल्य गिरने के बावजूद नहीं बढ़ेगी? मूल्य गिर जाए फिर भी, बताइए मूल्य बढ़ जाए, यानी किस वस्तु की मांग मूल्य गिरने के बावजूद भी नहीं बढ़ेगी? मूल्य गिरने के बावजूद भी। टेलीविज़न, फ्रिज, नमक या मीट? बताओ किसकी मांग नहीं बढ़ेगी उसकी कीमत कम होने के बावजूद भी? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नमक। यानी नमक तो जितना खाते हैं उतना ही खाएंगे ना, तो इसकी मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मांग के नियम में अन्य चीज़ें स्थिर रहती हैं, अर्थात उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होता, अन्य वस्तुओं के मूल्य नहीं बदलते हैं, उपभोक्ता का स्वाद परिवर्तित नहीं होता है, उपर्युक्त सभी। बताइए मांग के नियम में अन्य चीज़ें स्थिर रहती हैं क्योंकि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होता, अन्य वस्तुओं के मूल्य नहीं बदलते, उपभोक्ता का स्वाद परिवर्तित नहीं होता, या उपर्युक्त सभी। तो बता दूं ये सभी कारण हैं मांग के नियम में अन्य चीज़ें स्थिर रहती हैं। इन कारणों की वजह से मांग के नियम में अन्य चीज़ें स्थिर रहती हैं, याद रखना। समुद्र, पानी, ताज़ी हवा आदि को किन वस्तुओं के अंतर्गत रखा जाता है? समुद्र, पानी और ताज़ी हवा को किस वस्तुओं के अंतर्गत रखा जाता है? गिफिन वस्तुएं, निम्नतर वस्तुएं, मुफ्त वस्तुएं या सामान्य वस्तुएं? तो बता दूं इसका सही जवाब है मुफ्त वस्तुएं। मुफ्त वस्तुओं के अंतर्गत समुद्र के पानी को और ताज़ा हवा को रखा जाता है क्योंकि इनके लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ती है, कोई मुद्रा नहीं देनी होती है, याद रखना। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र की प्रकृति कैसी होती है? गिफिन वस्तुओं के लिए ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, नीचे की ओर गिरता हुआ, मात्रा अक्ष के समांतर या मूल्य अक्ष के समांतर?
बताओ गिफिन वस्तु के लिए मांग वक्र की प्रकृति कैसी होती है? गिफिन वस्तु के लिए मांग वक्र की प्रकृति तो बता दूं, ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। गिफिन वक्र के लिए नहीं, गिफिन वस्तु के लिए मांग वक्र की प्रकृति किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का प्रसार व संकुचन। बताइए, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का प्रसार व संकुचन होना किसमें परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है? किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का प्रसार व संकुचन, मतलब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का प्रसार व संकुचन होना किसके परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है? तो बता दूं, इसका सही जवाब है वस्तु का इकाई मूल्य। वस्तु का इकाई मूल्य किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का प्रसार व संकुचन करने के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखना। वस्तु का इकाई मूल्य। निम्न में से कौन सी वस्तुओं का जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है? कॉफ़ी और चाय, स्याही और पेन, टूथब्रश और पेस्ट, ऊन और मांस। अरे कौन सी वस्तुओं का जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊन और मांस। बाजार व्यवस्था में केंद्रीय समस्या कितना और क्या उत्पादन करना है? बाजार व्यवस्था में केंद्रीय समस्या कितना और क्या उत्पादन करना है किन आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से हल की जा सकती है? बताओ। आपूर्ति, मांग, मूल्य, स्टॉक मार्केट। तो बता दूं, इसका सही जवाब है मूल्य। यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो उनकी प्रति मूल्य लोच होगी। बताओ क्या होगी दो पूरक वस्तुओं की प्रति मूल्य लोच? तो बता दूं, इसका सही जवाब है नकारात्मक होगी। यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो उनकी प्रति मूल्य लोच नकारात्मक होगी। निम्न में कौन वस्तु मांग का उदाहरण है? वस्तु मांग का तो बता दूं, निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मांग का उदाहरण है? व्युत्पन्न मांग का उदाहरण है सीमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसका, सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 से आगे, अन्य कारकों के स्थिर रहते हुए भी किसी उत्पाद की मांग घटेगी। बताइए, अन्य कारकों के स्थिर रहते हुए भी किसी उत्पाद की मांग घटेगी यदि उस उत्पाद का मूल्य बढ़ने पर, ग्राहक की आय बढ़ने पर, उस उत्पाद का मूल्य गिरने पर या ग्राहक की आय घटने पर। बताइए, किस कारकों के स्थिर रहते हुए भी किसी वस्तु की मांग घटेगी? तो बता दूं, इसका सही जवाब है उस उत्पाद का मूल्य बढ़ने पर। यानी किसी उत्पाद का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग गिरेगी, याद रखना। बताइए, एक ग्रेटर देन जीरो सूत्र क्या बताता है? यानी एक बड़ा है ई से और ई बड़ी है जीरो से। जैसे जीरो से बड़ा ई और ई से बड़ा एक, तो सूत्र क्या बताता है? तो बता दूं, ये बताता है सापेक्ष आलोच को। किसको बताता है? सापेक्ष आलोच। से का बाजार नियम क्या कहता है? से का बाजार नियम कहता है कि आपूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है। यानी से के नियम के अनुसार आपूर्ति जो है स्वयं मांग उत्पन्न करती है, याद रखना। संतुलन मूल्य पर मांगी गई मात्रा और आपूर्ति की मात्रा बराबर होती है, याद रखना। संतुलन मूल्य मांगी गई मात्रा और आपूर्ति की मात्रा बराबर होती है तब होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पर्यावरण में, उसमें इकोनॉमी में, इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा आपने कि कार्बन का उत्सर्जन अधिक होता है, और नहीं, कार्बन का जितना उत्सर्जन होता है और उतना ही अवशोषण होता है, तो उसे कार्बन संतुलन कहा जाता है, याद रखना। यानी मांगी गई मात्रा और आपूर्ति की मात्रा बराबर होती है तो उसे संतुलन मूल्य कहते हैं, याद रखना। नकदी की काल्पनिक मांग किसके द्वारा निर्धारित होती है? नकदी की काल्पनिक मांग बताओ। तो बता दूं, इसमें नकदी की जो काल्पनिक मांग है वो ब्याज दर के द्वारा निर्धारित होती है। क्रॉस डिमांड के बीच कार्यात्मक संबंध व्यक्त करता है। क्रॉस डिमांड के बीच कार्यात्मक संबंध, तो बता दूं, क्रॉस डिमांड के बीच कार्यात्मक संबंध वस्तुओं की मांग व आपूर्ति में संबंध को व्यक्त करता है। वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में संबंध को क्रॉस डिमांड व्यक्त करता है, याद रखना। वह वस्तुएं जिन्हें उपभोग या निवेश के लिए रखा जाता है
उन वस्तुओं को खाली जगह कहा जाता है? बताओ। जिन वस्तुओं को उपभोग व निवेश के लिए रखा जाता है तो उन्हें अंतिम वस्तुएं कहा जाता है, याद रखना। जिन वस्तुओं को उपभोग या निवेश के लिए रखा जाता है उन्हें अंतिम वस्तुएं। संतुलन एक ऐसी अवस्था है जिसमें या जिसे, बताओ संतुलन, तो बता दूं संतुलन एक ऐसी अवस्था है जिसे बदला जा सकता है, लेकिन अगर आंतरिक कारकों में बदलाव हो। कब बदला जा सकता है? केवल अगर आंतरिक कारकों में बदलाव हो तो इसे बदला जा सकता है, संतुलन को, याद रखना। एक फर्म संतुलन में होती है जब, कब होती है एक फर्म संतुलन में? जब होती है जब उसकी सीमांत लागत और सीमांत राजस्व बराबर होते हैं। ठीक है। इनमें से कौन श्रम की आपूर्ति का निर्धारण नहीं करता है? बताइए, श्रम की आपूर्ति का निर्धारण कौन नहीं करता है इनमें से? जनसंख्या का आकार एवं आयु संरचना, कार्य की प्रकृति, श्रम की सीमांत उत्पादकता या काम या अवकाश अनुपात। तो बता दूं, श्रम की आपूर्ति का निर्धारण श्रम की सीमांत उत्पादकता नहीं करती है, याद रखना। पेट्रोल व कार के बीच मांग की प्रतिलोच होगी। पेट्रोल व कार के बीच यह नकारात्मक होगी, याद रखना। पेट्रोल और कार के बीच नकारात्मक। जैसे पेट्रोल, अगर पेट्रोल की कीमत अधिक होगी तो कार के लिए उसकी जो खरीदने के लिए वो होगी वो कम होगी। अगर पेट्रोल की कीमत सस्ती होगी तो कार के लिए पेट्रोल अधिक खरीदी जाएगी, याद रखना। मांग का नियम लागू होता है जब किसी वस्तु की मांग अधिक होने लगती है तो। बताइए, मांग का नियम कब लागू होता है? जब मांग का नियम लागू होता है जब किसी वस्तु की मांग अधिक होने लगती है तो। बताओ, वस्तु का मूल्य गिर जाता है, वस्तु का मूल्य समान रहता है, या वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, या वस्तुओं की मांग की मात्रा गिरती है? जब किसी वस्तु की मांग अधिक होने लगती है तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, याद रखना। यानी जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो, यानी जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। यानी मांग और मूल्य के बीच धनात्मक संबंध होता है, याद रखना। जैसे मांग बढ़ेगी तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। ठीक है। आर्थिक किराया उत्पन्न नहीं होगा जब कारक इकाई की आपूर्ति खाली जगह होती है। आर्थिक किराया उत्पन्न नहीं होगा जब कारक इकाई की आपूर्ति होती है पूरे तरीके से लोचशील, याद रखना, पूरे तरीके से लोचशील। आर्थिक किराया उत्पन्न नहीं होगा जब कारक इकाई की आपूर्ति पूरी तरह से लोचशील होती है। क्षैतिज मांग वक्र की लोच खाली जगह होती है, पूर्ण लोच होती है क्षैतिज मांग वक्र की। मांग की लोच वस्तुओं की मांग और खाली जगह के लिए उत्तरदायी है। मांग की लोच वस्तुओं की मांग और खाली जगह, बता दूं, मांग की लोच वस्तुओं की मांग और वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, याद रखना। मांग की लोच वस्तुओं की मांग और वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। निम्न में कौन लोचशील मांग है? तो बता दूं, इन चारों में विद्युत, दवाइयाँ, चावल, माचिस में विद्युत लोचशील मांग है, याद रखना। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में यह जनसंख्या पर निर्भर करती है। श्रम की आपूर्ति, जनसंख्या अधिक होगी तो श्रम की आपूर्ति भी अधिक होगी, जनसंख्या कम होगी तो आपूर्ति भी कम होगी, याद रखना। निम्न में से वस्तुओं के कौन से जोड़े की संयुक्त आपूर्ति होती है? कौन बताइए, निम्न में से वस्तुओं के कौन से जोड़े की संयुक्त आपूर्ति होती है? तो बता दूं, संयुक्त आपूर्ति है ऊन और मांस, भेड़, यानी ऊन और मांस की होती है, याद रखना। जब वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन से कम हो तो मांग होगी। जब वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन से कम हो तो मांग कैसी होगी? यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन, जब वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन से कम हो तो ये अलोच होगी, यानी याद रखना, इसमें लोच नहीं होगी। यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय, लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिरता हो तो वह, यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय, लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिरता हो तो वह गिफिन वस्तु है, याद रखना।
मांग का नियम आधारित होता है। बताओ मांग का नियम, तो बता दूं मांग का नियम बढ़ते प्रतिफल पर आधारित होता है। उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक किराया कमा सकता है जब उसकी आपूर्ति खाली जगह होगी। बताइए, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक किराया कमा सकता है जब उसकी आपूर्ति पूर्ण लोचदार होगी। याद रखना, एक इकाई मूल्य लोच की मांग का वक्र छुएगा। बताइए, एक इकाई मूल्य लोच की मांग का वक्र छुएगा ना तो मूल्य अक्ष को और ना ही मात्रात्मक अक्ष को। याद रखना, एक इकाई मूल्य लोच की मांग का वक्र ना तो मूल्य अक्ष को और ना ही मात्रात्मक अक्ष को छुएगा। मांग वक्र में कब परिवर्तन नहीं होगा? बताओ मांग वक्र में कब परिवर्तन नहीं होगा? तो बता दूं, मांग वक्र में जब परिवर्तन नहीं होगा जब विज्ञापन व्यय में परिवर्तन हो। पूर्ण आलोच मांग खाली जगह के बराबर होती है। तो बता दूं, पूर्ण आलोच मांग जो होती है वो शून्य के बराबर होती है। मांग का नियम कहता है कि, बताओ मांग का नियम क्या कहता है? तो बता दूं, मांग का नियम कहता है कि यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो वस्तु की मांग गिर जाएगी। याद रखना, वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो वस्तु की मांग गिर जाएगी, यानी मूल्य और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। व्यक्तिक प्रयोज्य आय क्या है? बताइए, व्यक्तिक प्रयोज्य आय है व्यक्तिक आय में से गृहस्थ द्वारा प्रत्यक्ष कर भुगतान के घटाने के बराबर। यानी जो वैयक्तिक प्रयोज्य आय है वो है वैयक्तिक आय में से गृहस्थ द्वारा प्रत्यक्ष कर भुगतान के घटाने के बराबर। मांग वक्र कब आगे बढ़ेगा? तो इसमें बता दूं, मांग वक्र आगे बढ़ेगा पूरक वस्तु के मूल्य के गिनने पर। यानी पूरक वस्तु के मूल्य के गिनने पर मांग वक्र आगे बढ़ेगा। मांग निर्मित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो बता दूं, मांग निर्मित करने के लिए आय आवश्यक है। याद रखना, आय अधिक यानी मांग अधिक, यानी आय अधिक तो मांग भी अधिक, और आय कम तो मांग भी अधिक। वो आय भी कम, आय अधिक तो मांग अधिक, और आय कम तो मांग कम। उच्चतर वस्तुओं के लिए ये अधिकतर याद रखना। और आय कम होगी तो निम्नतर वस्तुओं की आय अधिक होगी, मांग अधिक होगी, और आय अधिक होगी तो और उच्चतर वस्तुओं की मांग कम होगी। कम होने पर याद रखना, किस स्थिति में वस्तु का मूल्य संतुलन निश्चित रूप से बढ़ेगा? बताइए, किस स्थिति में वस्तु का मूल्य संतुलन निश्चित रूप से बढ़ेगा? तो बता दूं, आपूर्ति घटने के साथ मांग बढ़ जाएगी। आपूर्ति घटने के साथ मांग बढ़ जाए तब, आपूर्ति घटने के साथ मांग बढ़ जाए तब उस स्थिति में वस्तु का मूल्य संतुलन निश्चित रूप से बढ़ेगा। आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र में किसको अधिक महत्व देता है? उत्पादक, वैश्विक अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता या बिचौलिया? तो बता दूं, आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र में उत्पादक को अधिक महत्व देता है। याद रखना, किसी अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है जब, कब होता है? तो बता दूं, किसी अर्थव्यवस्था में संतुलन जब होता है जब अभिप्रेत निवेश और अभिप्रेत बचत बराबर हों। याद रखना, संतुलन तो बराबर की स्थिति में ही होता है बस। मूल्य विश्लेषण में समय पक्ष को किसने शामिल किया? मूल्य विश्लेषण में समय पक्ष को अल्फ्रेड मार्शल ने शामिल किया। याद रखना, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा मूल्य विश्लेषण में समय पक्ष को शामिल किया गया। वस्तु की मांग प्रत्यक्ष मांग है, लेकिन उत्पादन कारक की मांग बताओ कैसी है? पार मांग है, संयुक्त मांग है, व्युत्पन्न मांग है या स्वतंत्र मांग है? तो बता दूं, वस्तु की मांग तो प्रत्यक्ष मांग है, लेकिन उत्पादन कारक की मांग व्युत्पन्न मांग है। याद रखना, पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए मांग वक्र खाली जगह होगा। बताइए, पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए, तो बता दूं, मांग वक्र जो होगा पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए ये नीचे की ओर झुकाव वाला होगा। नीचे की ओर झुकाव वाला मांग वक्र होगा पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए। व्यावसायिक चक्र की किस व्यवस्था में सूची स्टॉक अधिकतम होगा? व्यावसायिक चक्र की किस अवस्था में सूची स्टॉक अधिकतम होगा? तो बता दूं, ये होगा गिरावट की अवस्था में। याद रखना, गिरावट की अवस्था में व्यावसायिक चक्र सूची स्टॉक अधिकतम होगा। याद रखना,
वस्तु की मांग बढ़ने के कारण वस्तु का संतुलन मूल्य में खाली जगह होगी और संतुलित मात्रा में खाली जगह बढ़ेगी। तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ोतरी और बढ़ोतरी। यानी वस्तु की मांग बढ़ने के कारण वस्तु का संतुलन मूल्य बढ़ेगा या वृद्धि होगी और संतुलित मात्रा में भी वृद्धि होगी, याद रखना। किसी वस्तु की मांग का ऋणात्मक आय लोच और धनात्मक मूल्य लोच होना, ऐसी स्थिति में वस्तु खाली जगह होगी। यानी किसी वस्तु की मांग का ऋणात्मक आय लोच, मांग कम और धनात्मक मूल्य लोच होना, तो ऐसी स्थिति में वस्तु, याद रखना, गिफिन वस्तु होगी। मूल्य भेदभाव कब सहायक होगा? तो बता दूं, मूल्य भेदभाव जब सहायक होगा जब दो बाजारों के लिए मांग लोच अलग अलग होगी। तो ये मूल्य भेदभाव तब सहायक होगा जब दो बाजारों के लिए मांग लोच अलग अलग होगी। मांग की मूल्य लोच है, बताओ, तो मांग की मूल्य लोच बराबर मात्रा की परसेंट परिवर्तन, यानी मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, याद रखना। यानी लोच बराबर है मात्रा में परसेंट परिवर्तन, यानी लोच बराबर मात्रा में परसेंट परिवर्तन बटे मूल्य में परसेंट परिवर्तन। मात्रा में जो परिवर्तन होता है प्रतिशत में, उसको भाग कर देते हैं मूल्य में परिवर्तन से। जब वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन मूल्यों की प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो मांग को कहा जाता है। यानी जब वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो बता दूं, वो अलोच। तो मांग को कहा जाता है अलोच मांग। जब वह मूल्य में बाहरी परिवर्तन के साथ मांग में परिवर्तन ना हो तो वह मांग किस प्रकार की होगी? तो बता दूं, ये होगी पूर्ण अलोच। निम्न में से कौन सा मांग को निर्धारित करने के लिए प्रत्यक्ष कारक नहीं है? तो बता दूं, ये बचत नहीं है, प्रत्यक्ष कारक। बचत जो नहीं है, प्रत्यक्ष कारक नहीं है मांग को निर्धारित करने के लिए। निम्न में किस वस्तु की लोच मांग होती है? तो बता दूं, जो वस्तुओं में लोच मांग होती है वो चावल की होती है, याद रखना। पूर्ण अलोच मांग किसके बराबर होती है? पूर्ण अलोच मांग, तो बता दूं, ये शून्य के बराबर होती है। शून्य में जैसे कोई अलोच नहीं होती है, उसी प्रकार। निम्न में कौन सा नज़दीक स्थानापन्न है? तो चाय और कॉफ़ी नज़दीकी होते हैं स्थानापन्न, याद रखना। दो बाजारों के बीच एक सफल मूल्य भेदभाव के लिए उत्पादन की मांग होनी चाहिए। यानी दो बाजारों के बीच एक सफल मूल्य भेदभाव के लिए उत्पादन की मांग लोच होनी चाहिए। दो बाजारों के बीच एक सफल मूल्य भेदभाव के लिए उत्पादन की मांग लोच होनी चाहिए। ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए, याद रखना। निम्न में कौन सी उपभोक्ता के लिए अर्ध टिकाऊ वस्तु है? अर्ध टिकाऊ वस्तु, तो ये अनाज और अन्य खाद्य उत्पाद हैं, अन्य टिकाऊ वस्तु, याद रखना। अर्ध टिकाऊ वस्तु। आपूर्ति क्रिया किन के बीच संबंध बताती है? आपूर्ति क्रिया मूल्य और निर्गत के बीच संबंध बताती है। पूरक वस्तुओं की मांग को किस नाम से जाना जाता है? पूरक वस्तुओं की मांग को, तो बता दूं, पूरक वस्तुओं की मांग को संयुक्त मांग के नाम से जाना जाता है। निम्नतर वस्तुओं के लिए मांग तब गिरती है जब खाली जगह, बताओ, निम्नतर वस्तुओं के लिए मांग कब गिरती है? तो बता दूं, ये तब गिरती है जब आय बढ़ती है, याद रखना। जब आय अधिक होगी तो उच्चतर वस्तुओं की मांग अधिक होगी और आय कम होगी तो निम्नतर वस्तुओं की मांग अधिक होगी। इच्छाएं कब मांग बन जाती हैं? बताइए, इच्छाएं कब मांग बन जाती हैं? तो बताता हूँ, इसमें इच्छाएं क्रय करने की योग्यता, यानी क्रय करने की योग्यता में इच्छाएं मांग बन जाती हैं, याद रखना। वस्तु की मांग का गिरना अथवा वस्तु की आपूर्ति में बढ़ोतरी। वस्तु की मांग का गिरना अथवा वस्तु की आपूर्ति में बढ़ोतरी, जब वस्तु की मांग गिरती है, मांग कम होती है तथा वस्तु की आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, तब वस्तु की मूल्य में ह्रास कर देती है, याद रखना। वस्तु के मूल्य में ह्रास कर देती है।
यानी वस्तु के मूल्य को कम कर देती है वो। जब वस्तु की मांग कम होगी तो उसका जो मूल्य है वो कम हो जाएगा वस्तु का। और मांग का नियम दर्शाता है कि वस्तु के मूल्य परिवर्तन का प्रभाव, याद रखना, वस्तु के मूल्य परिवर्तन का प्रभाव मांग का नियम दर्शाता है, याद रखना। जब मांग अधिक तो वस्तु का मूल्य अधिक, मांग कम तो मूल्य भी कम। कृषि उत्पाद की आपूर्ति सामान्यतः है, बताइए, कृषि उत्पाद की आपूर्ति सामान्यतः आलोच है, याद रखना। वे सब वस्तुएं जिनकी आपूर्ति सीमित कम होती है कहलाती हैं, बताइए, वे सभी वस्तुएं जिनकी आपूर्ति सीमित कम होती है तो वो वस्तुएं कहलाती हैं विलासित पूर्ण वस्तुएं। यानी जिन वस्तुओं की आपूर्ति सीमित कम होती है तो विलासित पूर्ण वस्तुएं कहलाती हैं। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक की ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो बताओ कैसे लगे कमेंट बॉक्स में। आगे फिर अगले टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।